हेलो एवरीवन। आज हम वोल्टेज स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में जानेंगे, एनालिसिस करेंगे वोल्टेज स्टेबिलिटी का। ठीक है, उसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका प्रॉक्सिमिटी टू वोल्टेज इंस्टेबिलिटी और दूसरा होता है मैकेनिज्म ऑफ वोल्टेज इंस्टेबिलिटी। प्रॉक्सिमिटी से हम क्या समझते हैं, हम ये देखेंगे कि हमारी वोल्टेज इंस्टेबिलिटी का डिस्टेंस क्या है। वो वीक सिस्टम जो है, वो वीक जो आपका सब सिस्टम है, वो कितना दूरी पर है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे, जैसे लोड लेवल क्या है, रिएक्टिव पावर फ्लो क्या है, रियल पावर फ्लो क्या है सिस्टम में, उन बातों पे। या फिर कुछ अलग इवेंट्स जो यदि हुए हैं, जैसे लाइन आउटेज हो गया है, जनरेटर फेलियर हो गया है, रिएक्टिव पावर रिसोर्सेज है यदि सिस्टम में, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है। उस तरह से इनको यदि हम इनका एनालिसिस करते हैं तो हम प्रॉक्सिमिटी देख सकते हैं कि हमारा वीक सिस्टम जो है या इंस्टेबिलिटी जो है वो कितनी दूर है, मतलब उसकी दूरी क्या है, हमारी वोल्टेज इंस्टेबिलिटी की कितने डिस्टेंस पर है। तो वो उसके लिए ये सारी चीजें हम इन सारी रियल पावर फ्लो, रिएक्टिव पावर फ्लो, लोड लेवल, ये सब का एनालिसिस, मतलब कितने कितने क्या वैल्यू है इनकी, इसको एनालिसिस करेंगे तो हमको दूरी पता चलेगी। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ वोल्टेज इनस्टेबिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ वोल्टेज इनस्टेबिलिटी को दो तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक एनालिसिस और दूसरा होता है डायनेमिक एनालिसिस। तो जो स्टैटिक एनालिसिस होता है वो आपको सिर्फ स्टैटिक चीजें बताता है, डायनेमिक बिहेवियर को छोड़ दें तो सिर्फ आपको बताता है, तो वो जानकारी देता है सिर्फ स्टैटिक बिहेवियर की सिस्टम के, उसमें कोई भी डायनेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डायनेमिक्स सिस्टम डायनेमिक्स को उस समय वो अवॉइड करता है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस में सिस्टम की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस रहती है उसे भी कंसिडर किया जाता है और सिस्टम का डायनेमिक और डिटेल्ड बिहेवियर जो है वो एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे डिटेल, स्टैटिक के केस में डिटेल एनालिसिस नहीं होता, लेकिन डायनेमिक के केस में क्या होता है, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस होता है। ठीक है, तो वन बाय वन कंसीडर करते हैं स्टैटिक एनालिसिस क्या अप्रोच लेता है और डायनेमिक एनालिसिस क्या अप्रोच लेता है। तो पहले लेते हैं हम स्टैटिक एनालिसिस। पहला है स्टैटिक एनालिसिस, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक एनालिसिस ये आपको एंटायर सिस्टम का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे क्या क्या सिस्टम का बिहेवियर है, वोल्टेज के क्या रिलेशंस आ रहे हैं, वोल्टेज किस तरह से वेरिएट कर रहा है, वोल्टेज वीक सिस्टम किस तरह से वीकर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस टाइप के जो स्नैपशॉट्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो स्टैटिक एनालिसिस के थ्रू हर एक इंस्टेंट पे मिलते जाते हैं। ठीक है, ये माना जाता है इस समय कि सिस्टम हमारा स्टडी स्टेट पे काम कर रहा है और उसमें कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डायनेमिक वेरिएबल्स जो है उस समय पे वो सारे जीरो है। यहाँ पर सारे डिफरेंशियल एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो रहती है वो कंसिडर नहीं की जाती है। जैसे मैंने कहा था डायनेमिक के केस में वो कंसिडर की जाती है, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो कंसिडर नहीं करते हुए सिर्फ एल्जेब्रिक पावर बैलेंस इक्वेशंस को हम कंसिडर करते हैं और सिस्टम को स्टडी स्टेट में एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हर इंस्टेंट पे जो है हमारा वोल्टेज सिस्टम जो है वो वोल्टेज स्टेबल है या नहीं है, या फिर वो इंस्टेबिलिटी से कितना दूर है, क्या वो इंस्टेबिलिटी के पास है, वीकर है। ये सारी चीजें हमको पता चलती है किससे, स्टैटिक एनालिसिस से। ये दो तरह से की जा सकती है स्टैटिक एनालिसिस। पहली आपकी होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस और दूसरी आपकी होती है मॉडल एनालिसिस। वन बाय वन कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टेट सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें सेंसिटिविटी फाइंड आउट करते हैं हम। सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो पावर बैलेंस इक्वेशन जो आपने लोड फ्लो में पढ़ी थी वही यहाँ पर कंसिडर करते हैं। उन्हें कंसिडर करते हुए हम ये क्या अजम्पशन करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो काय में चल रहा है, स्टडी स्टेट में बिहेव कर रहा है। स्टडी स्टेट है उसका बिहेवियर अभी पीजीआई माइनस पीडीआई वीआई माइनस समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू एन वीआई वीजे वाई आई जे cos of theta I minus theta j minus alpha I j is equal to
0। हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं Pg माइनस Pd, ये वोल्टेज डिपेंडेंट इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ये I इज इक्वल टू PI। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं रियल पावर के हमारे पास में ये इक्वेशन है। यदि रिएक्टिव पावर की मैं बात करती हूँ तो रिएक्टिव पावर QGI माइनस QDI इज इक्वल टू QI। लेकिन लोड बसेस की यदि मैं बात करती हूँ तो वो रिएक्टिव पावर जनरेट तो नहीं करती, मैं लोड बसेस के लिए लिख रही हूँ इसलिए यहाँ पे VI लिखा है, ठीक है। लोड बसेस के लिए यहाँ पर QGI तो नहीं आएगा, वहां क्या आएगा QDI ऑफ VI माइनस समेशन J इक्वल्स टू 1 to N VI VJ YIJ साइन ऑफ, रिएक्टिव पावर की बात कर रहे थे तो हम साइन टर्म लिखेंगे, रियल पावर की बात कर रहे थे हम इसलिए हमने क्या लिखा था, कॉस लिखा था, ठीक है। ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा आई माइनस थीटा जे माइनस अल्फा आई जे इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर अब यदि मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ जनरेटर, यदि मेरे आई क्या है यहाँ रिएक्टिव पावर की यदि मैं बात करूं, या यहाँ पे जे क्या है, यदि मैंने जे लिया है तो आई यदि मेरे पास में नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं एनजी यदि नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, यहाँ पर इस केस में तो जे इक्वल टू 1 से एन चला, लेकिन इस केस में कहां से चलेगा, ये हो जाएगा हमारा एनजी प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स यदि एनजी है तो एनजी प्लस 1 ये हमारी पहली लोड बस, नेक्स्ट लोड बस हमारी होगी एनजी प्लस 2, इस तरह से एनजी प्लस के इसमें चलेगी। तो हमारा जो ये जे है दोनों सेम नहीं रहेगा, नंबर ऑफ ये लोड बसेस है वो नंबर ऑफ जनरेटर बसेस, ठीक है। इस तरह से आप इवेल्युएट करते हैं लोड बसेस और जनरेटर बसेस के लिए। देन हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, आपकी क्या लीनियराइज इक्वेशन रहती है, लीनियराइज फॉर्म में हम इसको लिखते हैं चेंज इन रियल पावर फ्लो, ठीक है, P2 P3 डेल P3 इस तरह से डेल Pn डेल्टा डेल्टा Q Ng प्लस 1, यहां से मैंने एन वन से लगा के एन तक करा इवेल्युएट। देन मैंने पहले जनरेटर बसेस के लिए लिखा, फिर ये सारे बसेस का हमारा पावर्स आ जाती है, रियल पावर में चेंज और रिएक्टिव पावर में चेंज। फिर हमने क्या इवेल्युएट किया, यहां से जेकोबियन फॉर्म हो जाता है, J11 J12 J21 J22 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं JP थीटा JPV JQ थीटा JQV। यहाँ क्या आ जाएगा, चेंज इन थीटा अप टू n बसेस के लिए, यहाँ क्या आ जाएगा चेंज इन रिएक्टिव पावर, सॉरी चेंज इन वोल्टेज, यहाँ रिएक्टिव पावर है ना थीटा एंड वोल्टेज, यहाँ क्या लिया है वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज Ng प्लस 1 से Vn तक। ये आपका कहलाता है क्या, जेकोबियन मैट्रिक्स, जेकोबियन मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, ये होता है आपका एरर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, ये आपका होता है करेक्शन मैट्रिक्स। तो इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा P डेल्टा Q इज इक्वल टू जेकोबियन J डेल्टा थीटा डेल्टा V। अब हम यदि रियल पावर की बात करते हैं, जब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं, रियल पावर चेंज को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अब इसको इक्वेशन यदि मैं लिखना चाहूंगी इसकी, तो मैं किस तरह से लिखूंगी, इसकी इक्वेशन मुझे फॉर्म करनी है यदि मैट्रिक्स से, तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, डेल्टा P इज इक्वल टू JP थीटा, यहां से लिखेंगे JP थीटा इंटू डेल्टा थीटा प्लस JPV इंटू डेल्टा V। यहां यदि मैं चेंज इन रियल पावर को इग्नोर करती हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू JP थीटा का इनवर्स JPV डेल्टा V। यहां से मुझे क्या मिला, डेल्टा थीटा मिला। यहां से यदि हम डेल्टा Q की बात करते हैं,
अभी हमने फर्स्ट केस में डेल्टा थीटा निकाला, हमने ये अज्यूम किया कि हमारा रियल पावर फ्लो जो है वो कांस्टेंट है। डेल्टा क्यू की यदि मैं बात करती हूँ तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, यहां से मैं यदि देखती हूँ क्यू के लिए इवेल्युएट करना तो क्या होगा, जे क्यू थीटा डेल्टा थीटा प्लस जे क्यू वी डेल्टा वी। यहां से मैं डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां से रख सकती हूँ ये वाली, तो यहां से मुझे ओवरऑल डेल्टा क्यू मिल जाएगा। जब मैं डेल्टा थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो क्या मिलेगा, जे क्यू वी माइनस जे क्यू थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है, इंटू जे पी थीटा का इनवर्स, क्योंकि इसके थीटा के साथ में डेल्टा थीटा के साथ जे पी वी इंटू डेल्टा वी, ये टर्म मिलेगी। अब इसको मैं क्या बोल देती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स है, तो इसे मैं बोल सकती हूँ कि ये जे आर है, रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा कि मेरी रिएक्टिव पावर में जो चेंज है दैट विल बी इक्वल टू रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। यदि मुझे वोल्टेज में चेंज देखना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इट इज, यदि मैं रिएक्टिव पावर में कोई वेरिएशन करती हूँ तो मुझे चेंज इन वोल्टेज मिलता है, ये यहाँ से हमें पता चलता है। और ये सब जैकोबियन कहाँ से आया, जब आपने लोड फ्लो पढ़ा, पावर फ्लो पढ़ा, वहां से आपने ये सब मैट्रिक्स वहीं से फॉर्म किया हुआ है। और ये जैकोबियन मैट्रिक्स आप उसी में पढ़ते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस जब आप करते हैं तो जैकोबियन फॉर्म कर लेते हैं, फिर जैकोबियन को इस तरह से आप रीअरेंज करते हैं, रिड्यूस जैकोबियन मैट्रिक्स आप फॉर्म करते हैं, रिड्यूस जैकोबियन मैट्रिक्स आने के बाद में उसे रीअरेंज करते हैं, उसका इनवर्स लेते हैं, और रिएक्टिव पावर चेंज उसके साथ यदि मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वोल्टेज। यहाँ पर जे आर इनवर्स क्या है, यहाँ जे आर इनवर्स क्या है आपका, इस मैट्रिक्स का रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स जो आपने बनाया है इसका इनवर्स, क्यू थीटा जे पी थीटा इनवर्स इंटू जे पी वी, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपका रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ठीक, ये साथ में ये आपका हो जाता है रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स। जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि किस तरह से चेंज इन रिएक्टिव पावर रिलेट करता है चेंज इन वोल्टेज के, मतलब इनकी रिलेशनशिप जो रहती है कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। यदि रिएक्टिव पावर बढ़ रही है तो वोल्टेज हमारे सिस्टम का क्या होगा, बढ़ेगा। यदि रिएक्टिव पावर कम हो रही है तो हमारे सिस्टम का वोल्टेज जो है वो कम होगा। तो हम बोलेंगे कि हमारा वोल्टेज स्टेबल सिस्टम, हमारा वोल्टेज स्टेबल तभी होता है जब ये जो वीक्यू सेंसिटिविटी है ये पॉजिटिव रहे। ये जो हमने कहा ना क्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, ये मतलब क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव सेंसिटिविटी दिखा रहा है। तो इनकी यदि हम पॉजिटिव रिलेशन बनता है, पॉजिटिव सेंसिटिविटी है वी क्यू की, तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो वोल्टेज स्टेबल है। और यदि इनकी नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव सेंसिटिविटी है, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडल एनालिसिस पे। मॉडल एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ एक्चुअली हम मोड्स देखते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को, वोल्टेज स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये एस्टिमेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आपने कंट्रोल सिस्टम में जैसे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पढ़े हैं ना, वैसे ही उसी चीज की बात करें, वही आइगन वैल्यूज वही आइगन वेक्टर्स यहाँ पे होते हैं। पर यहाँ किस चीज के आइगन वैल्यूज, कौन से मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमने रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स जो निकाला था उसका इनवर्स हम यदि लेते हैं, रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स का इनवर्स वो क्या हो जाता है हमारा, साई। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसको हम इस तीन भागों में बांट सकते हैं, उस रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स को। इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन जो रहेगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा रिड्यूस जेकोबियन मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, साई जो है यहाँ पर क्या है, राइट, एक आपका है राइट आइगन वेक्टर, एक आपका है लेफ्ट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका है राइट आइगन वेक्टर, ये आपका है लेफ्ट आइगन वेक्टर। यहाँ से आप इवेल्युएट करते हैं इस तरह से। तो यहाँ ये क्या है आपका, ये आपका है टिल्डा बोलते हैं इसको, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके की डायगोनल्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इनके डायगोनल्स क्या दिखा रहे हैं, इसके डायगोनल्स दिखा रहे हैं आइगन वैल्यूज। क्या बता रहे हैं, आइगन वैल्यूज। इसके डायगोनल्स क्या बता रहे हैं, आइगन वैल्यूज।
ठीक, तो यहाँ से आपका जे आर इनवर्स एक रिलेशन आपको मिल गया है जो किसके साथ में, लेफ्ट आइगन वेक्टर और राइट आइगन वेक्टर्स के साथ में। हमने प्रीवियसली एक रिलेशन और निकाला था, वो क्या था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी या वोल्टेज में चेंज हमें कब देखने मिलता है, दैट इज जे आर इनवर्स इंटू रिएक्टिव पावर में चेंज होता है तो हमको वोल्टेज में चेंज दिखाई देता है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, जे आर इनवर्स जो हम बोलते हैं कि इस तरह से हमने अज्यूम किया है कि दो भागों में, तीन भागों में बटा हुआ है, एक डायगोनल वेक्टर है और एक राइट आइगन वेक्टर और लेफ्ट आइगन वेक्टर से इनको मल्टीप्लाई किया है। और डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या है, उसके डायगोनल्स में आइगन वैल्यूज हैं। ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये साई डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स पाई इंटू डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा वी। यहां मैं यदि फाई का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाता है, फाई इंटू डेल्टा वी विल बी इक्वल टू राइट एंड लेफ्ट आइगन वेक्टर्स, यहाँ से यूनिटी हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये इस तरह से रहता है, राइट आइगन वेक्टर और लेफ्ट आइगन वेक्टर के इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है वो आपका यूनिटी रहता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, ये आपका क्या है, डेल्टा पाई इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स पाई इंटू डेल्टा क्यू। तो यहां से मैं इसको बोल सकती हूँ दिस इज स्मॉल वी, दिस विल बी इक्वल टू, और ये वाला मैं बोल सकती हूँ कि ये स्मॉल क्यू है, क्यू इंटू पाई जो है हमारा, ये स्मॉल क्यू बोल देती हूँ और ये क्या बोल देते हैं, स्मॉल क्यू। तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इज इसका इनवर्स इंटू स्मॉल क्यू, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ वी आई विल बी इक्वल टू 1 लैम्डा आई इंटू क्यू आई। ये एक्चुअली बताते हैं मॉडल, वी आई जो है आपका क्या बता रहा है, वो मॉडल वोल्टेज बता रहा है ith बस का, क्यू आई क्या बता रहा है, रिएक्टिव पावर फ्लो बता रहा है ith बस का, मॉडल रिएक्टिव पावर फ्लो। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज की यदि मैं बात करती हूँ, लैम्डा जो आइगन वैल्यूज की हम बात करें तो आइगन वैल्यूज क्या रहती है, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहती है उतना ज्यादा हमारा सिस्टम जो है वो वोल्टेज स्टेबल कहलाता है। यदि वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू की होती है तो क्या कहलाता है हमारा सिस्टम, वो कहलाता है स्टेबल तो है लेकिन नियर इंस्टेबिलिटी जा सकता है या फिर नियर वो वोल्टेज इंस्टेबल हो सकता है। और यदि आपकी आइगन वैल्यूज नेगेटिव रहती है तो वो क्या कहलाता है, आपका सिस्टम अनस्टेबल कहलाता है। इस तरह से हमारा पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव एंड क्लोज टू जीरो, यदि आपका स्मॉल पॉजिटिव है क्लोज टू जीरो है तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है या वीक सिस्टम बता रहा है, और फिर उसके बाद सिस्टम क्या कह रहा है, वोल्टेज इंस्टेबिलिटी में जा रहा है। तो ये तो हमारा हो गया स्टैटिक एनालिसिस, जिसमें हमने दो मेथड्स पढ़ी, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस और एक मॉडल एनालिसिस। नेक्स्ट हम आते हैं डायनेमिक एनालिसिस। ये डायनेमिक एनालिसिस जो है वोल्टेज स्टेबिलिटी का, यदि किसी सिस्टम को हमको वोल्टेज स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो डायनेमिक एनालिसिस से, जैसे ट्रांजिएंट सिमुलेशन से भी हम कर सकते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका ट्रांजिएंट सिमुलेशन करके और वोल्टेज स्टेबिलिटी की कंडीशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और वो किसके थ्रू सॉल्व होंगी, वो न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व होती है, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उससे ऑब्जर्व करते हैं कि जनरेटर्स का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, और स्टैटिक लोड है, डायनेमिक लोड है, टिप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है, इन सब की जो एनालिसिस करना होता है वो हम क्या करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ इक्वेशंस कुछ इस टाइप की रहती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आई डी कुछ वी यू, इस टाइप के जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं वो आपके कुछ इस टाइप के, डी क्यू एक्सिस का करंट है, वोल्टेज है, ठीक है, कोई एक वेरिएबल है जो कि डिफरेंशियल वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स रहेंगे ये अंदर जो इट इज फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स जो रहेंगे ये भी वोल्टेज का एंड अदर जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, जो डिफरेंशियल वेरिएबल है उसका भी ये फंक्शन होगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, ये डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल एक्स पार्ट है, और वोल्टेज इसका फंक्शन हो सकता है। इस तरह से कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसको आपको एनालाइज करना होता है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करते हुए आप सॉल्व करते हैं। तो इसमें सारी चीजें आपके इन्वॉल्व हो जाती है, जनरेटर का जो एनालिसिस रहता है, इंटरेक्शन रहता है, रोटर एंगल स्टेबिलिटी, मतलब ये वो सारी चीजें भी इसमें रोटर
से रिलेटेड जो जानकारी रहती है वो सारी भी जो रहती है, लोड में चेंज जो रहता है वो, स्टैटिक चेंज, टिप चेंजिंग में कारण से यदि कुछ वेरिएशन हो रहे हैं सिस्टम में, तो वो डायनेमिक बिहेवियर दिखा रहा है सिस्टम का, इसलिए वो एनालिसिस आप यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस आप करते हैं। इसके अंतर्गत ट्रांजिएंट सिमुलेशन की जो अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांजिएंट सिमुलेशंस में क्या क्या आ सकता है, डिफरेंट फॉल्ट सिनेरियोज हो सकते हैं, फॉल्ट कितने अलग अलग तरीके के सिस्टम में हो रहे हैं, उसके कारण से उसका सिस्टम पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सिस्टम का बिहेवियर उसके कारण से किस तरह से चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में ये देखते हैं कि यदि आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट हुआ है, तो फॉल्ट क्लियर हुआ है, तो उस जो आपको सिस्टम है वो वोल्टेज स्टेबल है या नहीं, वो रिस्टोर एक्सेप्टेबल वैल्यूज में कर पाया है नहीं, उसको कितना टाइम लगा है, या फिर सिस्टम अनस्टेबल हो गया है किसके कारण से, फॉल्ट क्लियरिंग के बाद भी वो सिस्टम जो है वो वोल्टेज प्रीवियस स्टेट में नहीं आ पाए, तो क्या होगा, वो वोल्टेज अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। ठीक, तो ये जो डायनेमिक बिहेवियर होता है, ये हम बोल रहे थे कि ये जो बड़ी आपके डिवाइसेस हैं या जो बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके मशीन्स हैं, उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तो इसको एनालाइज करने के लिए कुछ फ्यू मिनट्स लगते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड्स में आपका एनालिसिस हो जाए, तो इसके लिए हमें लंबा समय लगता है, क्योंकि जनरेटर का जो एक्साइटर है उसका जो चेंज है, उसके अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं, उसके कारण से सिस्टम में क्या वेरिएशन आ रहे हैं, या फिर आपकी जो इंडक्शन मोटर है या टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है, उनके वेरी होने से, उनके सिस्टम में चेंज होने से क्या बिहेवियर हो रहा है, ये सारा कुछ एनालिसिस जो रहता है वो आपका डायनेमिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर जो हम वोल्टेज स्टेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर हमें स्टैटिक और डायनेमिक लोड दोनों को ही लोड मॉडलिंग करना होता है, दोनों का लोड मॉडलिंग करते हैं। और रिएक्टिव पावर कंपेंसेटिंग डिवाइसेस जो है, जैसे सीरीज कंपेंसेटर है, शंट कंपेंसेटर है, सीरीज वार कंपेंसेटर है, कैपेसिटर, सीरीज शंट एंड रिएक्टर्स की भी बात करें तो शंट रिएक्टर यदि है सिस्टम में, तो उसके कारण से सिस्टम के मॉडलिंग पे क्या अंतर आ रहा है, किस तरह से सिस्टम बिहेव कर रहा है उनके इंजेक्शन, उनके इंसर्शन से और रिमूवल से। तो ये सारा जो एनालिसिस होता है आपका, वो डायनेमिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है, जो कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व होता है यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स।